नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रदीप चौहान। बात समझनी है तो पूरी सुननी होगी। दोस्तों, जब भी आने वाला इतिहास मोदी जी के जो एक छत्र राज चल रहा है, इसके गिरने की तारीख या कारण लिखे जाएंगे, उसमें मोदी जी के 5 रत्नों का भी जिक्र ज़रूर होगा। ये मुझे पूरी उम्मीद है, क्योंकि ये जो लगातार मोदी जी और उनकी सरकार की साख गिर रही है, ये गिरने का सिलसिला जितनी तेजी से स्पीड पकड़ रहा है, वो कारण मोदी जी के खुद के जो एक झूठा आवरण था, वो विश्व गुरु 56 इंच, वो तो है ही है। साथ में उनके 5 शक्तिशाली मंत्रियों के काम करने के तरीके, क्रियाकलाप, ये भी एक बहुत बड़ी वजह है। अब ये पांचों मंत्री वो हैं जो किसी वक्त मोदी जी के बाद इन्हीं की तूती अभी भी चल रही है एक किस्म से। और ये पांचों मंत्री एक तरह से आप कह सकते हो कि पंच रत्न मोदी जी के थे। हालांकि एक रत्न ऐसा भी है जो डायरेक्टली मोदी जी के साथ जरा कंफर्टेबल नहीं है, लेकिन जलवे उस मंत्री के भी पिछले 11 साल में सॉलिड रहे हैं। उस मंत्री का या इन पांचों मंत्रियों का जिक्र मैं करता हूं बारी बारी से, कि बताता हूं ये 5 मंत्री कौन से हैं जो पंचरत्न बन के मोदी जी की नैया डुबोने में लगे हैं। तो इसमें फिलहाल सबसे ताज़ा नाम और उसी का है जो मैंने कहा कंफर्टेबल नहीं था, जो खुद एक्चुअली मोदी जी की कुर्सी का दावेदार भी है, जिनका नाम है अमित शाह, जो देश के सबसे ताकतवर मंत्री हैं। प्रधानमंत्री के बाद गृह मंत्रालय संभालते हैं। अब वो भाई साहब भी हर जगह, बिहार हो, बंगाल हो, असम हो, दिल्ली हो, जम्मू कश्मीर हो, सब जगह एक ही रोना रोते हैं कि भाई भारत में घुसपैठिए बहुत आ गए हैं। घुसपैठियों को बाहर निकालने के लिए कभी सीए लाया जाता है, कभी एसआईआर कराया जाता है, कभी एनआरसी कराया जाता है। ये रोना रो रहे हैं। आपने सुना होगा। भाई साहब, 11 साल से सरकार आपकी है, गृह मंत्री आप हैं, तो अगर उसके बावजूद घुसपैठ हो रही है, लोग बांग्लादेश से या रोहिंग्याज या नेपाली आके यहां बस रहे हैं, तो किसकी नाकामी है? कौन जिम्मेदार है? आप ही जिम्मेदार हो ना। गृह मंत्री तो आप हो। यहां भी नितिन गडकरी वाली बात, जब आपको सब मालूम है कि लोग आ रहे हैं इन देशों से और बस रहे हैं, तो कार्रवाई क्यों नहीं करते? क्यों आने देते हैं? बॉर्डर सिक्योरिटी तो किसी राज्य के अपने हाथ में नहीं है, ये तो केंद्र सरकार के हाथ में है। या तो आप कार्रवाई करना नहीं चाहते, या फिर कुछ और वजह है। और अगर इस्तीफे की बात है तो सबसे पहले तो बात सही है, सबसे पहले तो फिर गृह मंत्री का इस्तीफा होना चाहिए कि आपकी नाक के नीचे लोग भारत में आके बस रहे हैं, और आप जो है जब चुनाव होते हैं तब उनकी याद आती है, तब कोई कार्रवाई करनी शुरू करते, वरना आगे पीछे क्यों नहीं करते? सवाल किससे पूछे जाएंगे? आप ही से ना। और आप कौन है? आप मोदी सरकार के मंत्री हैं, तो सवाल किस पे खड़ा होगा? मोदी सरकार पे होगा। अब दूसरे आइए वो जो मोदी जी के खासम खास है और जो मोदी जी का उत्तराधिकारी अपने आप को सबसे बड़ा समझते हैं। उनका नाम है नितिन गडकरी। आपको मालूम है, नितिन गडकरी फिलहाल गलत कारणों से चर्चा में है, सुर्खियों में है। हालांकि अकेले मंत्री वो हैं जिनकी पिछले 11 सालों में विपक्ष ने भी तारीफ की थी, उनके काम की। बहुत सारी चीज़ों पर उनकी तारीफ हुई है, लेकिन फिलहाल गलत कारणों से सुर्खियों में। पहला तो है एथेनॉल को लेकर कि उनके बेटों की कंपनियों ने किस तरह से एथेनॉल के नाम पर करोड़ों रुपया कमाया है, वो तो कारण है ही। दूसरा, आपको मालूम है इस वक्त देश में 3-4 राज्य ऐसे हैं, पंजाब, हिमाचल, उत्तराखंड, जो हरियाणा, जो प्राकृतिक आपदा से जूझ रहे हैं। पहाड़ों में लगातार तेज बहुत ज़्यादा बारिश होने से पहाड़ खिसक रहे हैं, नुकसान हो रहा है। और ये पहली बार नहीं है, ये अब तो हर साल का एक रिचुअल सा हो गया है। पहले मुझे याद है, पहले नहीं हुआ करते थे, इतने नुकसान पहाड़ों में नहीं हुआ करते थे, लेकिन जब से ये विकास के नाम पे हाईवेज की कटाई शुरू हुई और पहाड़ों को खोदा गया है, पहाड़ों के अंदर छेद किए गए हैं टनल के नाम पर, तब से ये आपदाओं का जो दौर है ज़्यादा बड़ा है। और हर साल सैकड़ों लोग उत्तराखंड और हिमाचल में अपनी जान गंवाते हैं। हजारों करोड़ का हर साल नुकसान होता है।
विकास के नाम पर और ज़्यादा जो हमारा पर्यावरण है और ख़राब हो रहा है। इसको लेके अब तो हिमाचल के मुख्यमंत्री तक ने ये कहना शुरू कर दिया है कि ऐसा विकास हमें नहीं चाहिए जो विकास हमारे पूरे वातावरण को ही हिला के रख दे, जो आम जनमानस है उसके लिए फ़ायदे की जगह नुकसानदेह हो। तो ये सब की वजह से भी नितिन गडकरी सुर्खियों में है। अच्छा, अब नितिन गडकरी भाई साहब सुर्खियों में हैं, तो नितिन गडकरी बयान तो देते ही हैं। उन्होंने ये जो पहाड़ों में जो कुछ हो रहा है, उसके लिए किसको जिम्मेदार ठहराया आपको मालूम है? नहीं मालूम है तो सुनिए। अभी मनाली से लेकर कुल्लू तक हमने 3-3.5 हजार करोड़ का रोड बनाया और लैंडस्लाइड्स में और बाढ़ में पूरा रोड उखड़ गया, क्योंकि इधर पहाड़ उधर पहाड़, इधर रोड, बीच में रिवर और उसमें लोग बसे हुए हैं और लोगों को निकालना भी कठिन है और टेरिन ही ऐसा है और पूरी तरह लैंडस्लाइड्स होती है। हर साल बरसात में लैंडस्लाइड हो रही है, हर साल लोग मर रहे हैं और अभी तक हमें ऐसा लीक प्रूफ कोई सोल्यूशन नहीं मिला। इसमें शब्द नहीं यूज करना चाहिए, पर मुझे मोह होता है कि ये सबसे कल्प्रिट कोई है तो ये डीपीआर बनाने वाले में बैठे होंगे कुछ लोग, और मैं ये कल्प्रिट शब्द यूज कर रहा हूं तो आई एम सॉरी फॉर दैट, मैं क्षमा मांगता हूं। ये घर में बैठ के, और बहुत से डीपीआर बनाने वाली की कंपनियां सरकारी अधिकारी रिटायर्ड होने के बाद उन्हीं की कंपनियां होती है, और ये लोग इतना घटिया काम करते हैं कि कोई घर में बैठ के गूगल पे तैयार करते, कोई डिटेल इन्वेस्टिगेशन नहीं होता, डिटेल स्टडी नहीं होता। और हमारे सरकार में जो हमारे सिस्टम है वो इतनी एक्सपर्टाइज है कि अंधे जैसे होते, आंखें नहीं होती, वैसे डीपीआर मिलने के बाद वो केवल एक ही काम करते हैं कि तुरंत टेंडर निकालने का काम करते हैं, और वो टेंडर निकालने का उनको मालूम है कैसे निकालना। और टेंडर निकालने भी अभी मिनिस्टर तो बेचारे कोई समझने वाले रहते ही नहीं, तो टेक्निकल और फाइनेंशियल क्वालिफिकेशन ऐसे डालते हैं कि जन्म होने के पहले ही कौन सी लड़की कैसे होगी इसके पूरे प्रिस्क्रिप्शन तैयार होता है। हमारे यहाँ महाराष्ट्र में। अब बताइए, गडकरी साहब कह रहे हैं कि जो डीपीआर बनाने वाले हैं ना, ये बिना फील्ड में गए घर बैठे डीपीआर बनाते हैं, रोड ऐसी जगह पे बनवा देते हैं, फिर उसके बाद ये नुकसान होता है। ये तो ऐसा तर्क है जो मुझे कल से जब से सुना है मेरे गले नहीं उतर रहा कि मंत्री जी, आपको मालूम है ये गलत हो रहा है, मंत्रालय आपका है, डीपीआर आपके मंत्रालय बनाता है या आपके मंत्रालय को भेजी जाती है, फिर जिम्मेदारी किसकी हुई? जो कुछ हो रहा है आपके अगर नजरों के सामने हो रहा है, जब आपको सब कुछ मालूम है तो कुछ करते क्यों नहीं हो? अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ने के लिए जिम्मेदारी डाल रहे हो डीपीआर बनाने वालों पर। अगर डीपीआर बनाने वाले कल्प्रिट है तो आपको तो अब तक अंदर कर देने चाहिए थे, सब मामले दर्ज होने चाहिए थे। आपको तो सब मालूम है, आप खुद बोल रहे हैं कि कैसे कैसे बनती है, कैसे कैसे टेंडर दिए जाते हैं, सब कुछ। अरे जब आपको हर चीज मालूम है फिर कार्रवाई क्यों नहीं? इसके दो ही वजह हो सकती है, या तो आप करना नहीं चाहते, या फिर ये जो सिस्टम आपने बताया है इस सिस्टम के आप भी हिस्सेदार हैं। दो ही वजह है, तीसरी कोई वजह नहीं है। आपको अच्छी तरह से मालूम है, खुद अपने मुंह से बोल रहे हैं, या तो फिर यहां भी कोई अपने बेटों की तरह एथेनॉल वाला एंगल कुछ यहां भी है कि यहां भी कोई है जो आपके, जिनका डायरेक्ट कुछ ना कुछ कनेक्शन निकलेगा बाद में। लोग यह सवाल पूछ रहे हैं, पहाड़ों के लोग ये सवाल पूछ रहे हैं कि मंत्री जी जब आपको सब मालूम है करते क्यों नहीं कुछ? क्यों खामोश बैठे हैं? क्यों सिर्फ बातें बनाने में आप जो है माहिर हैं? क्योंकि आपके जो एनएचएआई के ठेके होते हैं, एनएचएआई के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, बड़े बड़े हजारों करोड़ के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, क्या उन कंपनियों से कुछ रिश्ता है? ये लोग सवाल पूछ रहे हैं। अब जब लोग सवाल पूछते हैं तो नितिन गडकरी थोड़ी मोदी सरकार से सवाल पूछते हैं, मोदी सरकार पे ब्लेम लगता है। अब तीसरे बताता हूं आपको। तीसरे हमारे जो इस वक्त
इस देश की फजीयत जो हो रही है उसके लिए सबसे बड़े कल्प्रिट हैं, वो है हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर। क्या विदेश नीति चलती है मुझे नहीं मालूम, क्या विदेश नीति उन्होंने बनाई है। डिप्लोमेट रहे हैं वो, एम्बेसडर्स वगैरह रहे, सब जगह रहे हैं, लेकिन अजब विदेश मंत्री है हमारे। सवाल पूछते हैं चीन के बारे में तो कहते हैं कि चीन हमसे इतनी बड़ी इकॉनमी है तो क्या हम उनसे लड़ें, नहीं लड़ सकता मैं, ऐसी बातें करते हैं। अमेरिका मुंह पे बेइज्जती करता है, ट्रंप लगातार बेइज्जती कर रहे हैं, और विदेश मंत्री क्या विदेश नीति चला रहे हैं, क्या कर रहे हैं, इस देश को दिखा। अब जिस चीन के बारे में संसद में खड़े होकर इन्हीं विदेश मंत्री ने अजीब अजीब से बयान दिए थे, राहुल गांधी का मजाक उड़ाया था, आज उसी चीन की गोद में जाके बैठ रहे हैं, वही चीन को अब अपना सर्वे सर्वा बना रहे हैं। जब अमेरिका से दोस्ती बढ़ा रहे थे तब मालूम नहीं था कि रूस हमारा इतना बड़ा पुराना दोस्त हमसे छिटकेगा। नेता विपक्ष राहुल गांधी ने सदन के पटल पे कहा था कि हमारी विदेश नीति की बहुत बड़ी कमजोरी है कि हम पाकिस्तान और चीन को इकट्ठा होने दे रहे हैं, ये हमारे लिए बहुत खतरनाक साबित होगा, और वो सच हुई बात। कौन जिम्मेदार? विदेश मंत्री। और विदेश मंत्री क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं कर रहे। विदेश मंत्री अभी भी अपना कॉलर ऊंचा रखे हुए हैं, लेकिन पूरी दुनिया में एक्सपोज हो गई भारत की विदेश नीति। दुनिया छोड़िए, विपक्ष छोड़िए, विद इन बीजेपी लोग सवाल उठा रहे, विद इन संघ लोग सवाल उठा रहे हैं विदेश मंत्री को लेकर। तो तीसरे पंचरत्न के जो हीरे हैं मोदी जी के, वो विदेश मंत्री है। फिर चौथी रत्न हमारी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। याद है संसद में क्या कहा था उन्होंने कि आई डोंट वांट टू बी लाइक मनमोहन सिंह। वो मनमोहन सिंह जिनके वित्त मंत्री रहते इस देश ने वो कायाकल्प देखा कि जिसका आज हम लोग खा रहे हैं, जिसका फल, अगर उन्होंने वो कायाकल्प उस वक्त नहीं किए होते, वो रिफॉर्म्स नहीं किए होते, तो आज भारत कंगाली की हालत पे होता। तो ये कहती है कि मैं वो नहीं बनना चाहती। आज क्या हालत है इस देश में वित्त मंत्रालय की, या आर्थिक हालत क्या है? जीएसटी जैसी चीज को रोल बैक करना पड़ रहा है। बड़े तामझाम से जीएसटी शुरू किया था ना, जिसे राहुल गांधी ने गब्बर सिंह टैक्स नाम दिया था। समझाते रहे राहुल गांधी, समझाते रहे, नहीं मानी। अब अल्टीमेटली उन्हीं की बात को मानना पड़ गया। इनकम टैक्स को लेकर यही हाल है। बड़ा बड़ा दावा करते हैं जी हम 5वें नंबर की इकॉनमी बन गए, हम 4थे नंबर की इकॉनमी बन गए हैं। ठीक है, शुरू में तो बहुत अच्छा रहा, 5 साल खूब ढोल पीटा, 6 साल, 7 साल, 8 साल। अब तो लोग सवाल पूछ रहे हैं कि भाई इकॉनमी का फायदा क्या है? हमारी पर कैपिटा तो वहीं की वहीं है, बल्कि और कम हुई है। कहते हैं हमने जापान को पीछे छोड़ दिया। जापान की पर कैपिटा 33-34 हज़ार डॉलर सालाना है, हमारी $2800 के आसपास है। वो भी तब, क्योंकि इसमें सब आता है, अगर उसमें से वो जो बड़े बड़े अमीर आदमी है वो निकाल दो, टॉप के 10% निकाल दो, तो शायद हमारे पर कैपिटा और भी कम होगी। क्योंकि मैं भी मानने को तैयार नहीं हूँ कि जो है 2.25 लाख रुपए के आसपास हर इंसान कमा रहा है यहाँ पर सालाना। मुझे नहीं लगता। मुझे तो इतना मालूम है कि बहुत बड़ी तादाद है इस देश में जनता की जिसके घर की महीने की पर महीना जो कमाई है वो 20,000 से ज़्यादा नहीं है। तो अगर 20,000 अगर पर मंथ उसकी इनकम है तो वो साल का कितना हुआ, आप हिसाब लगा लीजिए। और उससे कम कितने सारे हैं? 20,000 तो मैंने हायर बोला है, उससे कितने ही कम है जो बेचारे चौकीदार की नौकरी कर रहे हैं, या जो घर में बर्तन झाड़ू पोछा करने वाला काम कर रही है, कुछ कर रही, उनकी तो हार्डली 10-12 हज़ार महीने से ज़्यादा की इनकम नहीं है। तो उस हिसाब से तो साल की अगर 10,000 महीना है तो साल की 1,20,000 हुई। तो 1,20,000 में $2800 कैसे बनता है? नहीं बन सकता। और ये तादाद बहुत बड़ी है। तो ये हमारे एक और रत्न है निर्मला सीतारमण। और 5वें रत्न वो हैं जो मंत्री जबरदस्त एक चीज में बहुत अच्छा काम करते हैं, उसमें उनका कोई मुकाबला नहीं, वो है रील बनाने में। हमारे रील मंत्री थे, तो रेल मंत्री, I&B मिनिस्टर, लेकिन रील मंत्री बन के रह गए।
बेचारों की बदकिस्मती, छोटी से छोटी रेल भी चलाते हैं तो झंडा फहराने के लिए मोदी जी आ जाते हैं, झंडा दिखाने के लिए। उनका कहीं कोई बोर्ड पे नाम भी नहीं होता। कहीं बाद में कहेंगे अपने बच्चों को, अपने आने वाले पीढ़ियों को बताएँगे कि मैं रेल मंत्री था, भारत का तो कोई तस्वीर तो है ही नहीं। वो क्या दिखाएँगे कि कहाँ मैं झंडा दिखा रहा हूँ? कहीं भी नहीं दिखा रहे, मतलब हर जगह मोदी जी झंडा दिखा रहे हैं। और मोदी, ऊपर से बड़ी बदकिस्मती ये है कि मोदी जी के फ्रेम में भी कोई नहीं आना चाहिए, फ़ोटो में भी नहीं खड़े हो सकते। मोदी जी के साथ खड़े होके चलो फ़ोटो में आ जाते, वो भी नहीं हो सकता। लेकिन भाई साहब, मोदी जी की तारीफ में और अनर्गल बातें करने में कोई इनका मुकाबला नहीं है। रील बनाने में कोई मुकाबला नहीं है। ये 5 रत्न हैं मोदी जी के, और इन्हीं 5 रत्नों में से मुझे लगता है किसी ने आइडिया दिया है मोदी जी को कि अब आपको जो है वोट चोरी का मुद्दा चिपक गया है, तो इसे काटने के लिए अब जो माँ को गाली दी है उसको बड़ा मुद्दा बनाइए, देश को फिर से बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कीजिए, बिहार का चुनाव जिताइए। लेकिन इस चक्कर में, ये पंचरत्न के चक्कर में मोदी जी खुद एक्सपोज हो रहे हैं, क्योंकि अब तो विपक्ष भी, जो पहले ऐसे मुद्दों पर डिफेंसिव हो जाया करता था, अब तो कह रहा है कि मोदी जी जैसा कलाकार इस दुनिया में कोई नहीं है। चुनाव बिहार में है, इसलिए बिहार बंद। और ये हमने आपको, जिस दिन ये वाकया हुआ था उसी दिन आप सब में से कई लोग थे जिनको मैंने ही बाइट दी थी। ये टूल किट शुरू हो गया है, आपको भी दी थी। ये टूल किट था और है, और अब ये टूल किट एक्सपोज हो चुका है कि पहले गाली दिलवाते हैं, फिर हंगामा मचाते हैं, फिर मुद्दा बनाते हैं, फिर मोदी जी आते हैं, आंसू टपकाते हैं, और मेरी मां का अपमान हो गया ऐसे करके बोलते हैं। हाथ यूं होते हैं, आंखों में आंसू होता है, टोन एकदम बदल जाती है। रंगमंच को भी इससे बेहतर कलाकार नहीं मिलेगा। तो ये कहानी है मेरे भाई, मेरे दोस्तों। अच्छा, मज़े की बात है, ये जो पंचरत्न मैंने गिनाए ना आपको, गडकरी को अगर आप छोड़ दो तो ये सारे पंचरत्नों में से बाकी जो 4 रत्न है ना, ये वो हैं जो संघ को भी पसंद नहीं है। बीजेपी के अंदर भी लोग जो हैं इन्हें पूरी तरह पसंद नहीं करते, क्योंकि अमित शाह को अगर छोड़ दिया जाए तो बाकी जयशंकर, अश्विनी वैष्णव और निर्मला सीतारमण, ये कोई मास लीडर थोड़ी है। ये अपने दम पे चुनाव नहीं जीत सकते, अपना चुनाव नहीं जीत सकते, किसी और को क्या जिताएंगे। तो इसलिए भी इनका कोई ग्रास रूट है नहीं। लेकिन मोदी जी ने इन्हें सर आंखों पर बिठा रखा है, इन्हें अपने जो है वो पंचरत्नों में शामिल कर रखा है। तो अब ऐसे में यही लोग हैं, ऐसी ही हरकतें हैं जो मोदी जी की नैया डुबोने में बहुत ज़बरदस्त तरीके से धक्का दे रही हैं। खींच आगे राहुल गांधी रहे हैं, खींच विपक्ष रहा है, वोट चोरी का मुद्दा खींच रहा है नावों को बीच समंदर में। वो जितना जोर लगा रहे हैं उससे ज़्यादा जोर मुझे ऐसा लग रहा है ये 5 लोग पीछे से लगा रहे हैं। ये तो 5 मैंने गिनाए हैं, लिस्ट लंबी है वैसे, और भी बहुत सारे लोग हैं, पर ये 5 मेनली मैंने इसलिए भी गिनाई कि बड़े मंत्री हैं, बड़े मंत्रालय हैं इनके पास, तो ये सब पुश कर रहे हैं, धक्का दे रहे हैं फिलहाल कि मोदी जी जाइए जाइए, अपनी कश्ती को बीच समंदर में ले जाइए, ताकि ऐसी डूबे कि दोबारा है ऊपर उठ ही ना पाए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। प्रदीप चौहान को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।